अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं अरशद जमाल साहब, जो कि मऊ के पूर्व चेयरमैन हैं और ये आज लखनऊ गए थे और रमा रमण जी से इनकी भी कन्वर्सेशन हुई, इनकी भी वार्ता हुई और आज हम इनसे जानेंगे कि असल में वहाँ क्या नतीजे निकले और कैसी पूरी बैठक रही और किस तरीके से बैठक को अंजाम दिया गया। तो अरशद जमाल साहब, हमारा सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि वहाँ पे जो बैठक हुई उसका नतीजा क्या निकला। सबसे पहले आप नतीजा बता दीजिए, उसके बाद और भी मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए, आज की बैठक का नतीजा तो पॉजिटिव था, लेकिन अंतिम नतीजा तो अभी एक बैठक और होनी है जो खुसूसी लोगों के साथ होगी, जो प्रदेश के 2-4 जिम्मेदार लोग हैं। उन लोगों के साथ शासन बैठ के एक मर्तबा और राय मशवरा करेगा। पहले शासन एक मसौदा तैयार करेगा और उस मसौदा तैयार होने के बाद शासन कुछ बुनकर प्रतिनिधियों को 2-4 लोगों को बुलाएगा और उनसे उसका अप्रूवल लेगा और मसौदा ठीक होने की सूरत में वो फिर प्रस्ताव मुकम्मल होकर फिर कैबिनेट में जाएगा। नहीं, हमारे आपसे सवाल ये है कि जो फ्लैट रेट की ये लोगों की मांग थी, फ्लैट रेट क्या बुनकरों को मिलेगा या फिर कुछ और हट यानी यूनिट रेट से मिलेगा? देखिए, आज जितने प्रदेश भर के जो बुनकर नुमाइंदे मौजूद थे, एक तो ये अच्छी खबर ये थी कि पूरे प्रदेश के बुनकर नुमाइंदे मौजूद थे और रमा रमण जी थे और ऊर्जा सचिव भी थे। तो दोनों लोगों के बीच में सब लोगों ने दिल खोल करके अपनी बात रखी और इस बात पर सभी लोगों का इत्तेफाक था कि फ्लैट रेट में ही विद्युत आपूर्ति की जाए। विवाद एक मुद्दे को लेकर हुआ, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में 2 दिन पहले बताया था कि वहां छोटे बुनकर और बड़े बुनकर, मास्टर वीवर्स और वीवर्स की बात आ सकती है और वही हुआ। आज वो मुद्दा उठा था तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी। लोड को लेकर विवाद हुआ था। कुछ लोगों का कहना यह था कि जो पुरानी व्यवस्था 150 किलोवाट की 2006 की, उसी को बहाल रखा जाए। मगर पहले ही रमा रमण जी ने, जो अध्यक्षता जिनकी हो रही थी बैठक में, उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दिया था कि 950 करोड़ रुपए सब्सिडी देना सरकार के बस से बाहर है। हम इतना जरूर कर सकते हैं कि जो 150 करोड़ रुपए हम सब्सिडी देते आए थे अब तक, उसकी धनराशि बढ़ाकर 50 करोड़ रुपया उसमें और बढ़ा सकते हैं, या 100 करोड़ अगर मान लीजिए बढ़ा देंगे तो 250 करोड़ रुपया सब्सिडी हम दे सकते हैं। तो उनका कहना यह था कि आप लोग जो भी प्रस्ताव दीजिए, इसी 250 करोड़ ऐसा प्रस्ताव दीजिए जो 250 करोड़ रुपए के अंदर ही सिमट जाए और उसी के अंदर बुनकरों को सब्सिडी मिल जाए। तो उसमें बातचीत चालू हुई थी और लोगों ने अपना अपना प्रस्ताव दिया। यानी कल का जो अरशद जमाल साहब, जो कल का यानी आपका जो सवाल था कि आप सबसे पहले जाएंगे रमा रमण जी से ये सवाल करेंगे कि उनका बजट क्या है, उन्होंने पहले ही जवाब दे दिया कि मेरा बजट 250 करोड़ रुपया है ना? हाँ, उनसे कहा गया था कि सवाल है कि हम लोग प्रस्ताव कैसे देंगे, आप अपना बजट बता दीजिए तो बजट के एतबार से ही हम अपना प्रस्ताव देंगे। हम लोगों के पास कम से कम, मेरे पास तो सारा कैलकुलेशन मौजूद था कि अगर 150 करोड़ रुपया देते हैं तो क्या प्रस्ताव देना है, अगर 250 करोड़ रुपया देते हैं तो क्या प्रस्ताव देना है, अगर 700 करोड़ रुपया देते हैं तो क्या प्रस्ताव देना है, और अगर 950 करोड़ रुपया देते हैं तो हमको क्या प्रस्ताव देना है। मेरे पास हर प्रकार का प्रस्ताव, कैलकुलेटेड प्रस्ताव मेरे पास मौजूद था। तो लोगों ने एक बात रखी आम तरीके से, जो हमारे बुनकर नुमाइंदे थे, उनका ये कहना था कि फ्लैट रेट ही होना चाहिए। और कुछ बड़े बुनकर मास्टर व्यूअर्स आए थे बड़े बड़े, जिनका ये कहना था कि 150 किलोवाट से नीचे नहीं होना चाहिए या 75 किलोवाट से नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसी को लेकर के बातचीत चालू हुई और उसमें जो मैंने प्रस्ताव रखा, तो मैंने ये प्रस्ताव रखा कि साहब, मैंने कुल आंकड़े उनको बताए पिछले सरकार के, और मैंने उनको ये भी बताया कि पिछले सरकार ने ये गरीब बुनकरों के लिए व्यवस्था बनाई थी और इसलिए गरीब बुनकरों के लिए व्यवस्था बनाई थी ताकि जो संपन्न बुनकर हैं, जो सस्ता माल खरीदते हैं, वो अच्छे रेट पे माल को बेचते हैं और डायरेक्ट वो माल को बेचते हैं। छोटा बुनकर जो है बड़े बुनकरों को माल बेचता है, इनडायरेक्ट माल बेचता है, और माल भी वो थोड़ी संख्या में खरीदता है। जो ग्रे माल है, कच्चा माल, तो उसको माल भी महंगा पड़ता है, तो इसलिए उसको विशेष रियायत सरकार ने दी थी। मगर उस शासनादेश में गड़बड़ी ये हो गई कि जो शासनादेश 10 या 15 किलोवाट के अंदर का होना चाहिए था बुनकरों के लिए, वो 150 किलोवाट हो गया था। तो उसको कम करने की जरूरत है। इस पर बातचीत शुरू हुई तो मैंने उनको ये बताया कि जो आपने 250 करोड़ रुपए तक देने की बात कही है, तो उसमें 8 किलोवाट का मैंने प्रस्ताव रखा कि आप 8 किलोवाट तक के जो बुनकर हैं उनको फ्लैट रेट में विद्युत दे दीजिए, आप सब्सिडी दे दीजिए, और 8 किलोवाट से ऊपर के जो बुनकर हैं उनको भी सब्सिडी दीजिए। उनको खत्म मत करिए सब्सिडी, मगर उनको फ्लैट रेट न देके उनको सब्सिडाइज सिस्टम पे दे दीजिए। जैसा कि वो 3.5 रुपया यूनिट सब्सिडी देने की बात उन्होंने, जो 4 दिसंबर का जो शासनादेश है उसमें उन्होंने कही थी बात। आपको याद होगा मैंने एक बात और कही थी कि शायद हो सकता है कि 3.5 रुपए को बढ़ाकर 5 रुपए की बात करें कि 5 रुपया पर यूनिट 120 यूनिट छोटे लूम पर दे दें और 1 हार्स पावर पे 240 यूनिट दे दें। तो आज वो बात उन्होंने बहुत साफ कही कि हम कहिए तो
3.5 को बढ़ाकर 5 रुपया पर यूनिट कर देते हैं, अगर उसमें आप लोग काम चल जाए। तो उसमें भी हम लोगों ने आपत्ति की कि साहब मसला वो नहीं है, अगर 5 रुपया प्रति यूनिट भी आप छूट दे देंगे तो भी बुनकरों को जो बिजली विभाग के द्वारा उत्पीड़न किया जाता है और जो गलत बिलिंग की जाती है और यूनिट का आंकड़ा रखना आम बुनकरों के बस में नहीं है, क्योंकि आम बुनकर पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन ऐसा जमाल जी, हम आपसे एक सवाल ये करना चाहेंगे कि आपने जब कहा कि रमा रमण जी ने कहा कि 250 करोड़ का बजट है, तो उसके हिसाब से आपने 8 किलोवाट का प्रस्ताव रखा, लेकिन जो एक वीडियो मेरे पास आया है उसमें रमा रमण जी खुद कह रहे हैं कि सारे लोगों को फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड कराई जाएगी, तो 250 करोड़ रुपए में कैसे ये मुमकिन है? देखिए, वो सारे लोगों को अगर प्रोवाइड करा दें तो ये अच्छी बात है। उनका ये कहना था कि सब लोगों को सब्सिडी दी जाएगी। उनके कहने का मतलब ये था कि सारे लोगों को सब्सिडी दी जाएगी। ये उन्होंने स्पष्ट कहा कि जितने लोग हैं चाहे कितने भी किलोवाट, तो उनको सबको सब्सिडी दी जाएगी। मगर उन्होंने आखिर में जो बात कही है, मैं वीडियो आपको भेजता हूँ। हाँ। आखिर में उन्होंने जो कंक्लूड किया है पूरी मीटिंग को, लास्ट में जो उन्होंने सारे लोगों की बातचीत सुनने के बाद उन्होंने ये बात कही है कि एक बात ये क्लियर है कि सब लोग चाहते हैं कि फ्लैट रेट में विद्युत आपूर्ति की जाए, लेकिन अब चूंकि एक 2 तरह का सिस्टम इसमें लगता है कि बनाना पड़ेगा, चूंकि अमाउंट हमारे पास पूरा नहीं है। अगर सबको सब्सिडी देंगे तो वो 950 करोड़ रुपए जा रही है। तो उनका कहना ये था कि जो कुछ लोगों को, हम छोटे बुनकर जो गरीब बुनकर हैं उनको हम फ्लैट रेट में दे देंगे, और जो थोड़ा संपन्न बुनकर हैं उनको सब्सिडाइज सिस्टम पे दिया जाएगा। तो अभी ये फाइनल बात तो है नहीं, अभी तो आज हम लोगों ने अपना प्रस्ताव दिया है, सारे बुनकरों ने अपना प्रस्ताव दिया है, उन्होंने हमारे प्रस्ताव को सुन लिया है। अब उनका कहना यह है कि अब अधिकारियों की एक बैठक होगी और अधिकारियों की बैठक में मिलजुल कर राय मशवरे के साथ सारे कैलकुलेशन के बाद एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, और प्रस्ताव जब सरकार का तैयार हो जाएगा, यानी हथकरघा विभाग का जब प्रस्ताव तैयार हो जाएगा, तो बुनकर के खास प्रतिनिधियों को फिर एक मरतबा बुलाया जाएगा और उनसे डिस्कशन करने के बाद जो कुछ उसमें छोटी मोटी कमियां होंगी, उन कमियों को दुरुस्त करने के बाद फिर एक फाइनल प्रस्ताव बनेगा जो कैबिनेट में जाएगा, और कैबिनेट से पास होने के बाद फिर शासनादेश जारी किया जाएगा। जी, उन्होंने एक बात कही थी लास्ट में, जो आप नतीजे की बात कर रहे हैं कि लास्ट में जो कंक्लूड उन्होंने किया, उसमें एक बात कही थी कि सबको फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन पैमाना अलग रहेगा, यानी उसमें वाटर सिस्टम लगाएंगे वो, और कुछ किलोवाट तक वो कुछ कम रेट रखेंगे और कुछ किलोवाट तक ज्यादा रेट रखेंगे। उनकी बातों से तो मुझे ये लगा, आपको क्या लगता है? हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं भी यही समझ पा रहा हूँ, लेकिन अब उनके मन में क्या है, अगर वो सभी लोगों को फ्लैट रेट देते हैं तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आप तकनीकी जहन से आप सोचेंगे, अगर आप कि अगर सारे लोगों को देना हो तो फिर इतनी मीटिंग और पंचायत की जरूरत ही नहीं है। उन्हें ये करने की जरूरत ही नहीं है कि हम 250 करोड़ रुपए तक दे सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि जो छोटे बुनकर हैं उनको फ्लैट रेट में देने की बात है, और जो संपन्न बुनकर हैं उनको भी सब्सिडी दी जाएगी, मगर फ्लैट रेट में वो देंगे। हो सकता है कि ये भी करें कि उनको भी फ्लैट रेट दें, मगर छोटे बुनकरों का रेट कुछ कम हो और जो बड़े बुनकर हैं उनका कुछ ज्यादा हो। अब क्या करेगी सरकार का, जब फाइनल प्रस्ताव बन के हम लोगों के सामने आएगा तब ये बात बिल्कुल। तो फाइनल प्रस्ताव की कब तक उम्मीद रखी जाए? उन्होंने ये कहा है कि जल्दी ही, यानी हम लोग मान के, उन्होंने कोई टाइम फिक्स नहीं किया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो अपना प्रस्ताव बना लेंगे और उस प्रस्ताव के अनुसार वो करेंगे। जैसे उनका ये भी कहना था कि फ्लैट रेट भी अगर किसी को दिया जाना है तो फ्लैट रेट जो पुरानी व्यवस्था है 14 साल से उसमें कोई रेट में इजाफा नहीं हुआ है, और महंगाई और बिजली का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उस पर कोई विवाद बुनकरों में नहीं था। सारे लोगों की ये राय थी कि भाई आप जो 130 रुपया प्रति किलोवाट ले रहे हैं या 72 रुपया प्रति लूम ले रहे हैं, तो उसमें इजाफा कर लें, और जो उचित समझे आप दुगुना कर लें, तिगुना कर लें, उसमें कोई, हम लोगों के बीच में कोई विवाद नहीं था। एक बात सभी बुनकरों ने लास्ट में कह दी थी कि सबको फ्लैट रेट ही दिया जाए, और कितने किलोवाट तक के लोगों को फ्लैट रेट आप दे सकते हैं, आपके पास जो धनराशि उपलब्ध हो उसमें जितने लोगों को आप दे सकते हो उसको फाइनल एक रिजल्ट दे दीजिए। ये अंतिम जो निर्णय तमाम बुनकरों का हुआ था उसमें हो गया था, और उसमें सहमति भी बन गई थी कि रफीक अंसारी साहब जो मेरठ के विधायक हैं और जो बनारस के एमएलसी हैं अशोक धवन साहब, उन दोनों के अलावा उन्होंने कहा कि इन दोनों की मर्जी से 1-2 लोगों को और बुला लेंगे, बुनकर नुमाइंदों को, और 4-5 लोगों के साथ बैठ के फाइनल प्रस्ताव पे चर्चा करेंगे। जी, एक इंटरव्यू मैंने आपका देखा था फेसबुक पेज पे, तो आपने सारे लोगों का इंटरव्यू लिया था और सारे लोगों ने अपनी सहमति जताई थी और खुशी जताई थी। तो क्या वो सिर्फ कैमरे के सामने ही खुशी जता रहे थे या फिर ऑफ कैमरे में भी खुशी जता रहे थे? नहीं, आज की बैठक में 80% लोग इस फेवर में थे कि छोटे जो बुनकर हैं, यानी 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक, मैक्सिमम लोगों की राय, आज 90% 80% लोगों की राय यही थी कि 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक के जो बुनकर हैं, इनको किसी भी हालत में फ्लैट रेट की सुविधा दी जाए।
तो अब उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे 75 किलोवाट या 150 किलोवाट तक की व्यवस्था पहले की तरह रखी जाए, लेकिन जो चीज प्रैक्टिकल नहीं है उस पर हम क्यों ज्यादा चर्चा करें। सरकार भी उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार के पास उतना बजट नहीं है। तो कुल मिला जुला के सरकार सबको सब्सिडी देने के मूड में है। ये एक आज की बैठक की खुशगवार बात थी। और 90% लोगों को सरकार जब उन्होंने कह दिया कि 250 करोड़ मेरा बजट है, तो उस हिसाब से आपने प्रस्ताव रखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये करना चाहेंगे कि कल भी मैंने वही सवाल किया था आपसे कि बहुत सारे लोग जाएंगे, बहुत सारा प्रस्ताव जाएगा, तो कुछ वाद विवाद हुआ आपस में ही? नहीं, आपस में वहां वाद विवाद तो कुछ करना नहीं था, बल्कि कुछ लोगों ने आपस में वाद विवाद करने का प्रयास किया। तो उनको प्रमुख सचिव साहब ने, जिनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही थी, उनको डांटा और मना भी किया कि भाई आप लोग सवालों का जवाब मत दीजिए किसी के। जिसका जो सुझाव है वो दे रहा है, जिसका जो प्रस्ताव है वो अपनी बात रख रहा है। आप अपनी बात रखिए, दूसरे के किसी के प्रस्ताव को गलत या सही मत कहिए। जी, तो मैं तो वहां पे बैठक में था नहीं और मुझे जानकारी इसकी नहीं है। अगर मैं आपसे कोई सवाल छूट गया हो मुझसे और आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप शौक से बताइए। देखिए, आज की जो बैठक थी उसमें सबसे पहले तो मैं अशोक धवन जी का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रफीक अंसारी साहब मेरठ के हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मगर धवन जी का शुक्रिया हमको ज्यादा विशेष तरीके से करना पड़ेगा कि धवन जी इस सत्ताधारी नेता। अरशद जी कैमरा बंद हो गया आपका। जी हाँ, चालू चल बताइए। तो मैं ये कह रहा था कि शुक्रिया तो हम अशोक धवन जी का भी करेंगे और जो मेरठ के विधायक हैं उनका भी करेंगे, लेकिन अशोक धवन जी का ज्यादा इसलिए करेंगे कि वो सत्ता में होते हुए भी बुनकरों के लिए सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं और इस पूरे आंदोलन में 1 साल से हमारे साथ हर मोड़ पे खड़े हैं। दूसरा, मैं बनारस के लोगों का बेहद दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि बनारस के लोग अगर इस आंदोलन में न खड़े होते तो शायद आज यहाँ तक जो बात पहुंची है वो किसी भी हालत में न पहुंचती। बिल्कुल। तो बनारस के जो बुनकर हैं या बुनकरों के जो नुमाइंदे हैं या बनारस के जो सरदार साहबान हैं या आप हैं, मैं आपको भी उसी में मानता हूँ कि आपके चैनल ने भी इतनी मजबूती से इस पूरे आंदोलन को पब्लिक के बीच में रखा है और हर छोटी बड़ी बात को पब्लिक के से साझा किया है कि उसका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। आप कहेंगे बहुत सारी एनजीओ ने, बहुत सारे जो दूसरे संस्थाएं हैं, उन लोगों ने भी इस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो मेरा ये बड़ा स्पष्ट मानना है कि हालांकि मैं बनारस का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन सच बात से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अगर बनारस के लोग खड़े ना होते तो हम मऊ के लोग हों, चाहे टाटा के लोग हों, चाहे मेरठ के लोग हों, किसी की कोई बात ना सुनता। इसलिए बनारस के लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। आज की बैठक में तर्क संगत आंकड़े दिए गए, जैसे हम लोगों ने उनको बताया कि 1 किलोवाट के कितने बुनकर हैं, 2 किलोवाट के कितने बुनकर हैं, तो मैंने उसमें ये बात बड़ी स्पष्ट तरीके से रखी, जिसका सब लोगों ने समर्थन भी किया कि 1847 यूनिट इकाइयां प्रदेश में ऐसी हैं जिनका कनेक्शन 10 किलोवाट से ऊपर है। और मैंने उनको ये भी बताया कि यही 10 किलोवाट से ऊपर के जो लोग हैं, यही विद्युत का जो कंजम्पशन है, यही 80% कंजम्पशन ये लोग खा जा रहे हैं। तो इनको उस योजना से बाहर किया जाना चाहिए। तो अब सरकार को हमारा काम है प्रस्ताव देना। हम लड़ाई गरीबों की लड़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार की सब्सिडी हो तो उस पर गरीबों का हक होता है, न कि अमीरों का हक होता है। बिल्कुल। तो अमीरों को इसमें कुर्बानी देनी चाहिए और उनको अल्लाह ने नवाजा है तो वो गरीबों का हक न मारे। गरीबों को जितना, देखिए, जितने प्रकार का बंटवारा हम उस पर करेंगे, जितने ज्यादा लोगों पे उस अमाउंट को 250 करोड़ को हम बांटेंगे, वो अमाउंट ऑटोमेटिक घटता जाएगा, नेचुरल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा ये कहना है कि उसको सिर्फ गरीबों में बांटिए, अमीर उसमें अपनी हिस्सेदारी न लें, क्योंकि अमीर हिस्सेदारी लेंगे तो जाहिर सी बात है गरीबों का हक मारेंगे। इस पर ज्यादातर लोगों की सहमति, 80% 90% लोगों की सहमति थी कि अगर 8 से लेकर 10 किलोवाट तक के लोगों को फ्लैट रेट में विद्युत आपूर्ति हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश का जो गरीब बुनकर पावर लूम वाला है उसको राहत मिल जाएगी। हमारी आपत्ति पावर लूम पे नहीं है, आप फिर समझिए इस बात को। पावर लूम चलाने वाले सब गरीब हैं, चाहे 1 लूम चलता हो चाहे 50 लूम चलता हो उसका। हमारी आपत्ति है कि जो बड़े बड़े डबलर चल रहे हैं, बड़ी बड़ी ट्विस्टिंग मशीनें चल रही हैं, तो इन मशीनों को जो फैक्ट्री के रूप में बड़े बड़े उद्योगपति जिसको चला रहे हैं, आज भी कई उद्योगपति अलग अलग शहरों से आए हुए थे उसमें शामिल होने, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत मजा किया है। एक एक आदमी ने 5-5 लाख रुपया, 8-8 लाख रुपया महीने की सब्सिडी उठाई है। तो क्या ऐसे लोगों को इस योजना में लाभ मिलना चाहिए? मेरा स्पष्ट मानना है कि नहीं मिलनी चाहिए। बाकी मुंह देखी हुई बात या कुछ लोगों को खुश करने के लिए या किसी के दबाव में अगर लोग बोल रहे हो या कुछ लोग खामोश हो तो वो उनकी मसलियत है। मेरे सामने कोई मसलियत नहीं है। मेरा सीधा व्यू है कि गरीबों का हक गरीबों को मिलना चाहिए। तो अरशद जमाल जी, क्या आप बुनकरों को खुश हो जाना चाहिए और आप उनको बधाई देना चाहेंगे? नहीं, अभी खुश नहीं होना चाहिए, न किसी प्रकार की कोई बधाई दी जानी चाहिए। अभी ये शुरुआत है।
लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो शुरुआत है वो पॉजिटिव वे में चल रही है, मुस्बत रास्ते में चल रही है। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जब तक कि शासनादेश जारी नहीं हो जाता है फ्लैट रेट का और तमाम सब्सिडी का, तब तक बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार पर भरोसा खत्म करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक सरकार ने मरहलेवार जितने वादे किए, नहीं मेरी बात सुन लीजिए कि सरकार ने मरहलेवार जितने वादे किए हैं, मरहलेवार उनको पूरा किया है। और हमारे पास अशोक धवन जैसा एक बहुत ही जिम्मेदार आदमी है, जिसकी इस मौजूदा सरकार में बहुत बेहतरीन छवि है। और देखिए, जो सत्ता में है वही हमारे लिए मदद कर सकता है। किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, किसी भी दल के हों, मेरा भी दूसरे दल से ताल्लुक है, लेकिन जो फैक्ट है, मैं इस बात को मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी गरीब बुनकरों को सुविधा देने के पूरे तरीके से मूड में है। अगर मुख्यमंत्री जी मूड में ना होते तो शायद ये सिलसिला जो टूट नहीं रहा है, कहीं ना कहीं से सिलसिला फिर बुनकरों का सरकार के साथ जुड़ जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री जी का अगर निर्देश न होता तो शायद ऐसा ना होता। तो अशोक धवन जी के साथ मुख्यमंत्री जी के भी हम लोग बेहद शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हो रहा है और उनकी मंशा के मुताबिक हो रहा है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बुनकरों की नगरी गोरखपुर से आते हैं चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, तो इसलिए बुनकरों के लिए जरूर रहमदिली का मुजाहरा करेंगे। और जैसा कि अब तक उन्होंने किया, जो वादा किया वो निभाया भी है। एक बात और जो मैं बताना चाहता हूं कि जो भी बात तय होगी हमारे दरमियान में, वो अगस्त 2020 से लागू होगी, पीछे से लागू होगी। जो कुछ भी शासनादेश अब बनेगा वो अगस्त 2020 से लागू होगा। एक एजेंडा और भी आया था, उस पर कुछ लोगों ने बात उठाई थी कि बुनकरों के बिलों में जो बकाया आ रहा है उसका समाधान कैसे होगा। तो उसको रमन जी ने बड़ा साफ कहा था कि जो बुनकरों के बिलों में बकाया आ रहा है वो बुनकरों का बकाया नहीं है, वो सरकार का 4,500 करोड़ रुपया सरकार का बकाया है, विद्युत विभाग का बकाया है सरकार पर। तो जैसे जैसे सरकार विद्युत विभाग को पैसा अदा करेगी, वैसे वैसे बुनकरों के खाते से वो पैसा कम होता चला जाएगा। उस बकाये से बुनकर परेशान न हो। यानी अभी सारा का सारा बकाया जो है वो सरकार के नाम नहीं हो रहा है, यानी वो धीरे धीरे जीरो होगा। जो एरियर अभी जीरो नहीं हो रहा है वो धीरे धीरे जीरो होगा। वो जैसे ही सरकार पैसा दे देगी, जो बकाया है धनराशि, जैसे 4,500 करोड़ रुपया सरकार का बकाया है विद्युत विभाग का, तो वो विद्युत विभाग को चूंकि बकाया मिला नहीं है, तो वो बकाया बुनकरों के बिलों में शो कर रहा है कि किस बुनकर के नाम कितना बकाया है। तो जैसे ही सरकार वो भुगतान विद्युत विभाग को करेगी तो विद्युत विभाग बुनकरों के खातों को वो जीरो कर देगा। दूसरी कुछ समस्याएं और आई थी, धवन जी ने उठाया था कि बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे जनपदों में अलग अलग जो उनके विभाग होते हैं, बिजली विभाग का जो डिवीजन होता है, तो अलग अलग डिवीजन में, कुछ डिवीजन में जुलाई तक का पैसा जमा किया जा रहा है, कुछ डिवीजन में 4 किलोवाट तक का जमा कर रहे हैं, बाकी के लिए उनका कहना है कि उसके बाद का पैसा जमा करना है, तो बिल के हिसाब से आप ले आइए सितंबर अक्टूबर तक का। तो उन्होंने कहा कि ये काम भी होना है और वहां एक निर्देश जारी हो जाए कि जुलाई तक का पैसा सभी डिवीजन में बिना किसी शर्त के और ब्याज रहित करके वो जमा कर लें। तो वहां आज सचिव थे पावर कारपोरेशन के, तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि ठीक है, इस बात को देखा जाएगा। कुल मिला जुलाकर आज की मीटिंग से ये नतीजा निकाला जाएगा कि बुनकरों की जो मांग थी वो मुस्बत रास्ते में सफर कर रही है और बुनकरों को अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन किसी भी उजलतबाजी में नहीं पड़ना चाहिए और सरकार पर से विश्वास कम नहीं करना चाहिए। हमारे बीच में अशोक धवन जी एक बहुत बड़ी कड़ी है और हमें भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हर मोड़ पर वो खड़े हुए हैं। तो कहीं ये 250 करोड़ की जो आप बात कर रहे हैं, कहीं 20 लाख करोड़ की तरह जुमला तो नहीं हो जाएगा? नहीं, हम इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि सरकार ने जितनी बात की थी, यानी जुलाई तक का उन्होंने वादा किया था, जुलाई तक का पैसा जमा होने लगा। तो अब अगस्त सितंबर अक्टूबर के बाद जो बकाया है, तो सरकार ने ये बात कही हुई है कि बुनकरों तो सरकार के दरमियान में जो मुआहदा हो जाएगा उसका जमा किया जाएगा। क्या वजह पड़ी कि इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन वालों का इतना बकाया हो गया? गवर्नमेंट इसलिए हुआ है कि सरकार उनको पैसा नहीं दे पाई है, और सरकार पैसा इसलिए नहीं दे पाई है जी कि वो धनराशि जो 150 करोड़ रुपया वार्षिक होती थी वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 950 करोड़ रुपया हो गई। उस बकाये को बढ़ते हुए रोकने के लिए उन्होंने चेक के तौर पर उन्होंने हथकरघा विभाग को लगाया, मगर हथकरघा विभाग भी उसको समझ नहीं पाया कि ये कहां से गड़बड़ी हो रही है। इसमें गड़बड़ी दरअसल 2 तरह से हो रही है। एक तो फ्लैट रेट के बुनकरों के नाम पर भी कुछ चोरी हो रही है, यानी जो गैर बुनकर है वो भी इस सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से बुनकर भी कुछ मिस यूज कर रहा है। लेकिन जो बड़ी चोरी हो रही है विद्युत विभाग इस चोरी को करा रहा है। विद्युत विभाग के सामने जो अपनी वसूली, जो उनका लाइन लॉस होता है, वो सभी लाइन लॉस पूरा जो है बुनकरों के खाते में डाल दिया है।
तो इन सारी बातों की सरकार जांच करेगी और जो अब आने वाले दिनों में जो शासनादेश जारी होगा उसमें कुछ ऐसे बैरियर लगाए जाएंगे ताकि बिजली की जो चोरी है उस चोरी पर रोक लगाई जा सके। तो हम बात कर रहे थे अरशद जमाल साहब से, इन्होंने अपनी बात रखी और इनसे बात करके हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जल्द ही वो प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और उस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी मुहर लगाएंगे और वो फैसला बुनकरों के हित में रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अरशद जमाल साहब। हाँ, मैं उत्तर प्रदेश के बुनकरों से एक बात ये अर्ज करना चाह रहा हूँ आखिर में कि देखिए अभी ये प्रस्ताव चल रहा है और चर्चा चल रही है जी, तो न कहीं खुशी मनाने की अभी जरूरत है, न किसी प्रकार के तनाव की जरूरत है, न किसी के बारे में कुछ उल्टी पलटी राय की जरूरत है। जो कुछ भी होगा पूरे उत्तर प्रदेश के सभी बुनकरों के बारे में मैं उम्मीद ये रखता हूं कि अच्छा होगा, क्योंकि आज की बैठक से जो नतीजा निकला है उससे यही निकला है कि उत्तर प्रदेश के सभी बुनकरों के बारे में सरकार गंभीरता पूर्वक सोच रही है, चाहे वो बुनकर छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन सरकार ने ये जरूर इशारा दिया है कि जो छोटे बुनकर हैं उन्हें खुसूसी रियायत मिलनी चाहिए, मगर जो बड़े बुनकर हैं उन्हें भी रियायत मिलनी चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि किसी मायूसी की जरूरत है और किसी बहस या आपस में विवाद की जरूरत है। सब लोगों को शांत रहकर थोड़े दिन और इंतजार करने की जरूरत है। थोड़े दिनों के बाद ये जो मामला अधूरा है वो पूरा हो जाएगा और हम लोग सामने आ जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरशद जमाल साहब, आपसे बात करके मैं बहुत शुक्रिया आपका जी। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है वो बुनकरों के हित में अच्छा फैसला लेंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही करेंगे, बिल्कुल जी। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अरशद जमाल साहब की बातें पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल UR अदीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।